नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का भंडारा मंगलवार को खोला गया एवं पहले चरण की गिनती में 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली। अब बुधवार को गिनती नहीं होगी एवं आगामी गिनती 3 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। इस गणना के दौरान मंदिर मंडल के कई पदाधिकारी, कर्मचारी आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर। इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में है, जहां प्रति माह इस मंदिर का भंडारा खोला जाता है। गत कुछ समय से इस भंडारे में निकलने वाली राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये राशि 18-19 करोड़ रुपए तक पहुंचने लगी है। मंगलवार को भी इसका भंडारा खोला गया एवं पहले चरण की गणना में 7 करोड़ 32 लाख रुपए से भी अधिक की राशि निकली, लेकिन फिर भी गणना का काम अभी भी शेष है। गणना का आगामी कार्य अब 3 अक्टूबर से किया जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यह गणना नहीं होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सांवलिया जी मंदिर की ख्याति इतनी अधिक है कि यहाँ दर्शन करने के लिए प्रतिदिन पूरे देश भर से भक्तों का तांता लगा रहता है और इस मंदिर से चढ़ावे की जो राशि निकलती है उससे विकास के कई कार्य करवाए जाते हैं और प्रतिवर्ष जल जुलनी एकादशी पर 3 दिवसीय यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती चित्तौड़गढ़ एवं पूरे देश में बुधवार को गांधी जयंती के दिन मनाई जाएगी, लेकिन चित्तौड़गढ़ में गांधी जयंती को लेकर मंगलवार को जो तैयारियां की गई, कम से कम उन तैयारियों को देखकर राष्ट्रपिता के आंसू निकल पड़े होंगे। एवं चित्तौड़गढ़ में गांधी जयंती के दिन भी जो आयोजन होंगे और यहाँ की जो स्थिति है उसको देखकर कम से कम बापू अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। प्रतिवर्ष जब महात्मा गांधी की जयंती आती है तब नगर परिषद और जिला प्रशासन को याद आता है कि महात्मा गांधी की चित्तौड़गढ़ में जो प्रतिमा है उनकी साफ सफाई कर ली जाए, आसपास जो कचरा है वह हटा लिया जाए। साल में केवल 1-2 बारी महात्मा गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई की ओर ध्यान जाता है, जबकि कहने को तो हम गर्व के साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन हालत क्या है हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ में जो तैयारियां की गई उस तैयारियों के दौरान कचरे के ढेर में क्या क्या निकला। वह राष्ट्रपिता जिन्होंने देश में शराबबंदी को लेकर आंदोलन छेड़ा और आज भी कई राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस राष्ट्रपिता की प्रतिमा के चारों ओर शराब एवं बियर की बोतलें देखने को मिले तो निश्चित रूप से हर किसी का मन व्यथित हो जाता है और राष्ट्रपिता ने जब ये सब कुछ देखा होगा तो आखिरकार उनके आंसू भी निकल पड़े होंगे। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में उपला पाड़ा में स्थित बापू कॉलोनी में यह वह स्थान है जहाँ चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले 1982 में नगर पालिका द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन यह स्थान अब दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। जहां तहां पड़ा कचरा और उखड़ती पट्टियां बताने के लिए काफ़ी है कि यह स्थान अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन जिस महात्मा गांधी को हम गर्व के साथ राष्ट्रपिता कहते हैं उसकी स्थिति क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। जहाँ तक पट्टियाँ आजकल में नहीं उखड़ी है, बल्कि 8-10 दिन पहले भी हमने बताया था चित्तौड़ दर्शन पर कि इस स्थान का क्या हाल है और हमें उम्मीद थी कि कम से कम महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर नगर परिषद या प्रशासन द्वारा यहाँ सूद ली जाएगी, लेकिन गांधी जयंती से एक दिन पूर्व नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पहुँचे, आधा अधूरा रंग रोगन किया गया और महात्मा गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। इस साफ सफाई के दौरान क्षेत्रवासी भी मौजूद थे,
जिन्होंने यहाँ आए कर्मचारियों को काफ़ी कुछ कहा कि कम से कम बापू का जब जन्मदिन आ रहा है तो आधा अधूरा काम क्यों हो रहा है। कम से कम यहाँ लगी पट्टियाँ जो कि टूट चुकी है उसे तो ठीक कर दो, थोड़ा सा रंग बाकी है उसे भी लगा दो। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और ये लगी पट्टियाँ बता रही है कि हम राष्ट्रपिता के प्रति कितना आदर करते हैं। क्या यह आदर केवल कागजों तक ही सीमित है, जिसके कारण इसकी उपेक्षा की जाती है। और चित्तौड़गढ़ में यह एक और स्थान पर लगी हुई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा। यह किसी ऐसे वैसे स्थान पर नहीं लगी है जहां किसी की नज़र नहीं जाती हो, बल्कि इसके कुछ कदमों की दूरी पर ही जिला कलेक्टर का कार्यालय है। और यहाँ भी साफ सफाई की ओर तभी ध्यान आता है जबकि राष्ट्रपिता की जयंती आती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता की जयंती होने के कारण नगर परिषद को याद आया कि गांधी जयंती के दिन यहाँ जिला हाकिम से लेकर कई जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्यों न इसकी साफ सफाई करवा ली जाए। लेकिन जब मंगलवार को साफ सफाई की गई तो यहाँ कोई गंगा जल की बोतलें नहीं मिली, बल्कि यहाँ मिली शराब और बियर की एक नहीं बल्कि कई बोतलें, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह स्थान भी रात्रि के समय असामयिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। यह वही राष्ट्रपिता जिन्होंने शराबबंदी को लेकर देश में जोरदार आंदोलन किया था और जिसके कारण आज भी गुजरात समेत कई राज्यों में शराबबंदी है। लेकिन कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक नीचे इस तरह शराब की यह बोतलें देखकर महात्मा गांधी का दिल भी काफ़ी व्यथित हुआ होगा। और वो भी क्यों न हो, क्योंकि हम कहने को तो राष्ट्रपिता के उपदेश लेकर अपने कर्तव्य की शुरुआत कर लेते हैं। क्या केवल एक दिन ही तो महात्मा गांधी जी का स्थान है, याद करना ही पर्याप्त है। यहाँ दारू की बोतलें मिल रही है, बियर की बोतलें मिल रही है। महात्मा गांधी की जयंती की प्रतिमा से पहले जहाँ साफ सफाई की जाती है वहाँ केवल एक दिन ही साफ सफाई क्यों, जब पूरे शहर में प्रतिदिन साफ सफाई की जा सकती है तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिदिन साफ सफाई क्यों नहीं की जा सकती है। और साफ सफाई में कोई 1-2 बोरे नहीं बल्कि कचरे के कई बोरों का ढेर लग गया। और इसी स्थान पर है यह गंदा पानी। और यह देखकर और अधिक आश्चर्य हुआ कि इस गंदे पानी से ही नगर परिषद के सफाई कर्मचारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और आसपास की साफ सफाई करते हुए देखे गए। हालांकि बाद में नगर परिषद का टैंकर इस प्रतिमा की साफ सफाई करने के लिए तो पहुंचा और यह वह कचरा जो कि इस दौरान यहाँ से निकला। और जब साफ सफाई हो गई, मदिरा की बोतलें हटा दी गई, तब यहाँ टैंकर मंगाकर साफ सफाई की गई, क्योंकि आखिरकार बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है तो साफ सफाई करना तो इनका कर्तव्य बनता है। लेकिन यह कर्तव्य आखिरकार एक दिन ही क्यों? क्या यह सब कुछ देखकर हर किसी का मन व्यथित नहीं होगा? तो फिर राष्ट्रपिता को आखिरकार यह सब कुछ देखकर उनका दिल भी रोएगा। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि हम एक दिन ही महात्मा गांधी के उपदेश की लंबी चौड़ी जड़ी लगा देते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा। समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रतिवर्ष समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इसकी शुरुआत मंगलवार को वृद्धजन सम्मान समारोह के साथ हुई। लेकिन समाज कल्याण विभाग भी ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में भाजपा में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच उलझ कर रह गया। इस सम्मान समारोह में न तो जिला कलेक्टर मौजूद थे और न ही चित्तौड़गढ़ के सांसद और न ही विधायक, जबकि चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर बाकायदा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में थे एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक भी चित्तौड़गढ़ में ही थे। लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से समाज कल्याण विभाग ने भाजपा के कुछ संगठन के पदाधिकारियों को इस
सम्मान समारोह में बुलवाकर उनके हाथों से ही वृद्ध जनों का सम्मान करवाकर इस सप्ताह के पहले दिन की इतिश्री करवा ली। समाज कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार से प्रारंभ समाज कल्याण सप्ताह का पहला दिन वरिष्ठ सम्मान समारोह राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले समाज कल्याण सप्ताह का शुभारंभ मंगलवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में वरिष्ठ सम्मान समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर कई वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया, जिसमें 108 वर्ष की एक महिला धापूबाई महिला भी शामिल थी। लेकिन इस समारोह में न तो जिला कलेक्टर मौजूद थे और न ही बड़ा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी, जबकि जिला कलेक्टर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में ही मौजूद थे, जिन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं आज भी जब कक्षा में खड़ा होता हूँ, उन गुरुजनों को प्रणाम करके फिर कक्षा में अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। उनकी कृपा रही कि SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में मुझे उनकी गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता रहा। वहाँ मैंने राजस्थान के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक राजस्थान के बालक पढ़ते हैं और 2 पीढ़ियाँ पढ़ चुकी है, कुछ तीसरी पीढ़ी में भी पढ़ने लगे हैं, क्योंकि 80 को 40 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया है। मैं उन अधिकारियों को जिन्होंने मुझे संस्थान में बुला करके पाठ्य पुस्तक लेखन में कुछ काम करने का अवसर दिया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आज जब कोई बालक मेरी लिखी कविता की पंक्तियों को किसी गली में गुनगुनाता हुआ निकलता है तो सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जो पाठ मैंने लिखे हैं NCERT के डायरेक्शन के अंतर्गत, जो कोर एलिमेंट समय समय पर पाठ्य पुस्तकों के बदलने में किए गए हैं, उन कोर एलिमेंट्स की पालना में जैसे मैंने श्रम गीत आप लोग। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या भी मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में ही मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक खींचतान के चलते समाज कल्याण विभाग ने विधायक को इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए आमंत्रित कर भाजपा संगठन के कुछ पदाधिकारियों को आमंत्रित कर उनके हाथों ही वरिष्ठ जनों का सम्मान करवाकर इस सप्ताह के पहले दिन की इतिश्री कर ली, जिसको लेकर कई वरिष्ठ जन नाराज भी दिखाई दिए, जिनका कहना था कि वर्ष में एक बार उनका सम्मान इस अवसर पर किया जाता है, लेकिन कम से कम इसके लिए प्रमुख जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि समाज कल्याण विभाग की चित्तौड़गढ़ में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच उलझ कर रह गया और भाजपा सांसद के समर्थकों को आमंत्रित कर उनके हाथों यह सम्मान दिलवा दिया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य परिषद शिविर का आयोजन भी किया गया एवं वृद्ध जनों का निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया। इस सम्मान समारोह में कई वृद्ध जन मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब इस तरह का सम्मान समारोह या अन्य कोई बड़ा समारोह होता है तो विभाग के प्रशासनिक अधिकारी आखिरकार राजनीतिक खींचतान का शिकार क्यों हो जाते हैं। केवल वह अपनी ही वाहवाही ढूंढने में लगे रहते हैं। जिला कलेक्टर को भी कम से कम इस समारोह में आमंत्रित कर उनके हाथों वरिष्ठ जनों का सम्मान कर उन्हें एक राहत पहुंचा सकते थे। अब इस बात का जवाब तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी देंगे कि जिला कलेक्टर और चित्तौड़गढ़ के विधायक के चित्तौड़गढ़ में मौजूद होने के बावजूद इस समारोह में उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। क्या वरिष्ठ जनों का इतना भी हक नहीं बनता है कि उनका सम्मान कम से कम ऐसे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से करवाया जाए जिनकी कम से कम अपनी एक प्रतिष्ठा है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि भाजपा संगठन के जिन पदाधिकारियों को आमंत्रित किया उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उन्हें भी आमंत्रित इन विधायक और जिला कलेक्टर के साथ आमंत्रित कर उनके हाथों में सम्मान करवाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली उसको देखकर ऐसा साफ लगा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर भी किसी न किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव था, जिसके कारण यह सब कुछ देखने।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के एमडी केपी वर्मा ने कहा कि अब चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जो जिले हैं वहां बिजली को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा और अघोषित कटौती जैसी स्थिति भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगी। एमडी चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचे। बैठक से पहले उन्होंने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत की एवं विभिन्न प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक केपी वर्मा ने कहा कि चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर डिस्कॉम में अन्य जिलों में बिजली की कटौती से अब काफ़ी राहत मिल सकेगी। एमडी ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक लेने से पहले विद्युत विभाग से संबंधित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वाले में कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य अधिकारी भी शामिल थे। ज्ञापन में एमडी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि चित्तौड़गढ़ जिले में विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर एमडी ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और जिन पुलिस थानों का यह मामला है वहाँ के थानाधिकारियों को भी ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारी चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, काफ़ी अधिक मेहनत के साथ काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की हम लोग की स्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एमडी ने बाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और चित्तौड़गढ़ जिले में बिजली छीजत में कमी लाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अजमेर डिस्कॉम में गत वर्ष लगभग 10% बिजली की चोरी होती थी और इस वर्ष इसमें और कमी लाने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इस अवसर पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा एमडी के साथ ही उनके साथ आए श्री बाल्दी, जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ के ही निवासी है, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और उनका माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर एवं पगड़ी पहनाकर उनका भाव बिना स्वागत किया गया। एमडी ने इस दौरान पूरी आत्मीयता के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से मुलाकात की एवं चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि यदि अभी बिजली की स्थिति की बात करें तो किस स्थिति में इस समय चल रही बिजली वितरण की व्यवस्था? बिजली वितरण की स्थिति अच्छी है। अभी आज से जो बैंकिंग की जो व्यवस्था थी वो हम लौटा रहे थे बिजली, अब वो लौटाना आज से बंद हो गई है। तो अब बिजली की कोई आगे आने वाले समय में कोई समस्या नहीं आने वाली है और सभी को बगैर कटौती के बिजली मिलेगी। लेकिन अघोषित बिजली कटौती की बात करें तो वो समस्या अभी भी बनी हुई है। यदि हम चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें जिसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, नहीं वो अघोषित की मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो कल तक हमने बैंकिंग था यूपी को हमें लौटानी पड़ रही थी बिजली, तो आज से वो एक अक्टूबर से हमको 700-800 एलयू पर अभी अतिरिक्त उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए अब कोई अघोषित कटौती वाली बात नहीं रहेगी। छिजत की यदि बात करें तो छिजत में कितनी कमी आई सर? छिजत हमारी पिछले साल भी हमारी 10.3% थी और अभी भी हम पिछले साल के स्तर से कम ही चल रहे हैं, तो इस वित्तीय वर्ष में भी हम पिछले साल से छिजत को कम ही करेंगे। घर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की बात थी लेकिन उसमें तेजी नहीं आ पा रही, इसका क्या कारण है? ये जो तीनों डिस्कॉम का में आरडीएसएस योजना के तहत हमारे जो स्मार्ट मीटर्स लगने थे उनका टेंडर कुछ लिटिगेशंस की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अब हमने कार्यादेश जारी कर दिया है और अभी बस बैंक गारंटी वगैरह बीजी वगैरह वो सबमिट कर रहे हैं और यूँ मानिए आपकी बस 1 महीने पश्चात ये काम शुरू हो जाएगा हमारा और तेज़ी से हम लक्ष्य के अनुसार इसको कार्य करेंगे। तो अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो जो प्रीपेड मीटर के हर घर में लगाए जाएंगे और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार लगाए जाएंगे? नहीं, ये तो सभी मीटर्स को बदलना है हमें, कृषि के अतिरिक्त, कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी को बदलना है, तो सभी के मीटर्स चेंज होंगे।
और ये तो इससे तो काफ़ी फ़ायदे रहेंगे। एक तो हमें क्या है कि ऑनलाइन रीडिंग हमें अवेलेबल रहेगी, मीटर रीडिंग लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल तुरंत बन जाएगा। उपभोक्ता चाहे तो अपने मीटर्स को कितना कंजम्पशन आ रहा है उसके हिसाब से उसको अपना जो उपभोग है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से बात चली थी कि अब प्रति महीने बिल जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो अभी हमने इसी से लिंक किया है, जो है ये अभी इसके लिए स्मार्ट मीटर लगने का काम भी जारी है, जिससे एक्चुअली क्या है, जो समय है, एक तो उपभोक्ता के घर जाके मीटर को रीडिंग को अंकित करना, फिर वापस लाके हमारे ऑफिस में आके उसको दर्ज करना, फिर उसका बिल बनाना, तो ये सब व्यवस्था क्या है टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन अब हमने इस समस्या से निजात पा ली है और हमने एक स्पॉट बिलिंग का कार्यादेश जारी कर दिया है। उसका भी 2-1 महीने के बाद में वो काम शुरू हो जाएगा और मौके पे ही रीडिंग लाके और वहीं पे उसको बिल दे देंगे। तो हमारा जो 10-12 दिन का समय था वो बच जाएगा। वो होने के बाद ही ये मासिक जो है बिल जारी करने वाली व्यवस्था कारगर हो सकती है। तो ये हो जाएगी, ये मान लीजिए आपकी अगले वित्तीय वर्ष में बिल्कुल शुरू से हो जाएगी। जनवरी-फरवरी से काम शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल से बिल्कुल नियमित हो जाएगा। तो ये आप जो स्पोर्ट्स मीटर रीडिंग की बात करें तो ये भी 2 महीने का जारी होगा सर, या नहीं, मासिक होगा। मासिक होगा, यानी हाथों हाथ जारी हो जाएगा बिल। हाँ, लेकिन भुगतान उसको ई मीटर से या ऑफिस में करना भुगतान पड़ेगा। तो अपना कहीं से भी वो ट्रांसफार्म की बात करें सर, कोई भी कमी है या पर्याप्त? नहीं, ट्रांसफार्मर हमारे पास में आज की तारीख में पर्याप्त हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि चित्तौड़ जिले में ये एक बात रहती है कि यहाँ ट्रांसफार्मर जब रबी का सीज़न आता है उस समय अचानक क्या होता है कि बारिश के मौसम में काश्तकार अपने खेतों पे जाते नहीं हैं। अचानक जाके देखते हैं तो पता लगता है कि सर ट्रांसफार्मर क्या, जो मॉइस्चर वगैरह बारिश ज़्यादा होने से, नमी की वजह से, किसी भी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो उस समय मांग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमने इस साल पूरी व्यवस्था इसका कर रखी है, पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और इस बार ऐसी समस्या जो ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स की अगर मांग होगी तो उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे उपभोक्ताओं को। गत कुछ दिनों से विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना यदि हम चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो बढ़ती जा रही है, और असंतोष, उसके लिए क्या कदम अजमेर इसको? अभी पीयर के लोग भी मुझसे मिले थे और ये इसमें हम इसको प्रशासन के साथ में इस इशू को टेकअप करेंगे। थैंक यू सर। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को आयोजित किया गया निःशुल्क घुटना जोड़ प्रत्यारोपण का शिविर और किस तरह डॉक्टर प्रियांक गुप्ता द्वारा मरीजों को दी गई सलाह और चित्तौड़ दर्शन से उन्होंने की बातचीत।
अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को अग्रसेन भवन में निःशुल्क घुटना जोड़ रोग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान गुजरात के जाने माने सर्जन डॉक्टर प्रियांक गुप्ता द्वारा घुटना प्रत्यारोपण को लेकर कई मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रियांक गुप्ता से चित्तौड़ दर्शन ने भी बातचीत की। महाराजा अग्रसेन महाराज के 5148वीं जयंती महोत्सव पर अग्रवाल जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में अग्रसेन नगर में अग्रसेन भवन में मंगलवार को जोड़ रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण का निःशुल्क जांच शिविर अहमदाबाद स्थित HCG चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर प्रियांक गुप्ता के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कई चिकित्सक भी मौजूद थे। शिविर का प्रारंभ अतिथियों द्वारा अग्रसेन महाराज का पूजन के बाद किया गया। चिकित्सकों का स्वागत अग्रवाल विकास संस्थान एवं अग्रवाल समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। डॉक्टर प्रियांक गुप्ता ने इस अवसर पर रोगियों को कई तरह के टिप्स दिए। इस अवसर पर निःशुल्क BP एवं शुगर की जांच भी की गई। शिविर के दौरान चिकित्सा दल में डॉक्टर ऋषिप, फिजियोथेरेपी डॉक्टर सोनू प्रजापत, डॉक्टर विशाल भट्ट, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर पूनम जड़िया, दीपाली परमार, डॉक्टर सुमन कोहली आदि ने भी सहयोग दिया एवं शिविर में आने से पहले मरीजों की पुरानी जांच रिपोर्ट आदि का भी अवलोकन किया गया एवं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान डॉक्टर प्रियांक गुप्ता ने घुटना प्रत्यारोपण के साथ ही युवा अवस्था में जिस तरह युवाओं की स्थिति होती जा रही है उसके बारे में पूछे गए कई प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि खान पान, रहन सहन, प्रदूषण आदि कारणों से अब युवा अवस्था में युवा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, जो कि चिंता का विषय है, जिसका प्रमुख कारण उन्होंने शरीर का श्रम कम होना बताया। उन्होंने कहा कि घुटना प्रत्यारोपण के समय आयु नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जब तकलीफ हो तो उस समय घुटना प्रत्यारोपण करवा लेना चाहिए, जो कि जीवन को काफ़ी अधिक सक्रिय भी रखता है और लगभग 1 महीने में मरीज फिर से पूर्व की तरह चलने लगता है। लेकिन केवल यह सोचकर कि किसी की भी उम्र 70-80 बार हो जाए तो वह घुटना प्रत्यारोपण करवा ले तो यह ठीक नहीं है। अब तक इस अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी मरीज आए, क्या आपने मुख्य रूप से देखा है इसमें? अब तक जो जितने भी मरीज आपके पास में आए, जांच करवा रहे हैं, क्या मुख्य रूप से क्या देखने को मिल रहा है आपको? आज यहाँ पर जितने लोग हम देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफें हमें दिख रही हैं वो है घुटनों और कूल्हे की समस्या। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारा खान पान है और जो हमारा दैनिक दिनचर्या में जो शारीरिक श्रम का अभाव है, उसकी वजह से लोगों में जो समस्याएं पहले हमें 60 या 70 साल की उम्र में देखने को मिलती थी, वो समस्याएं अभी 40-50 में भी देखने को मिलने लग गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से ही लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आज के इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हड्डी और जोड़ों की जो संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए उनको जागरूक कर सकें, ताकि वो सही समय पर डॉक्टरी सलाह ले करके इनके लिए उचित रोकथाम कर सकें और ऑपरेशन की ज़रूरत उन्हें कम से कम पड़े। और ऐसे लोग जिनमें विकृतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं, उनमें ऑपरेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और जो भ्रांतियाँ इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं उनको दूर करने के लिए आज के इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज के युवाओं की यदि हम बात करें तो वह करीब 50-60 साल में थकने लग जाते हैं, अपने आप को थके भी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्या खान पान का विशेष असर है? बहुत बड़ा कारण है जो हमारे खान पान, रहन सहन, सारी चीज़ों में बदलाव आ गया। पहले जो हम रहते थे तो ज़्यादा प्राकृतिक माहौल था, प्रदूषण कम था। आज के समय में हम चारों तरफ ऐसे वातावरण से घिरे हुए हैं जहां हमारे पानी, खाने, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रदूषण या कुछ ना कुछ मिलावट है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जितना ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे शरीर का जो श्रम होता था पहले, वो भी ख़त्म होता जा रहा है।
जिसकी वजह से वजन का बढ़ना और एक्सरसाइजेज ना होने की वजह से जो मांसपेशियों में कमजोरी, ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से जो हड्डियां और हमारी मांसपेशियां हैं उनमें तकलीफ आती है और बहुत ही कम उम्र में ही हमें ये सारी समस्याएं गिरने लग जाती हैं। अंतिम सवाल, घुटना प्रत्यारोपण को लेकर एक उलझन की स्थिति में रहती है कि किस उम्र में घुटना प्रत्यारोपण करवा लेना चाहिए? घुटना प्रत्यारोपण या कोई भी प्रत्यारोपण, किसी भी जोड़ का प्रत्यारोपण, उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको तकलीफ 25 साल 20 साल की उम्र में भी आ रही है और अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो हमें उस समय इसका ऑपरेशन करना चाहिए। या अगर आप 90 साल के हो, 95 साल के हो, जिनको ये तकलीफें हैं, तो उनमें भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आपको सक्रिय जीवन देना है और आज जिस तरीके से ये ऑपरेशन हम करते हैं उसमें छोटे चीरे से मिनिमम ब्लड लॉस के साथ में फास्टर रिकवरी के साथ ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं, बशर्ते पेशेंट का मनोबल अच्छा हो और उनका ओवरऑल जो जांचें हैं सारी, उनमें हमें सारी चीज़ें ठीक नजर आए तो इनको हम कम रिस्क के साथ में सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। घुटना प्रत्यारोपण में कितना समय लग जाता है और उसके बाद आदमी अपने आप को कितने समय में स्वस्थ महसूस कर सकता है? घुटना प्रत्यारोपण आमतौर पे जिस तरीके से मैं करता हूँ उसमें सर्जरी 20 से 25 मिनट में ख़त्म की जा सकती है और इसके बाद उनको सेम डे पे 4 से 5 घंटे बाद हम खड़ा कर सकते हैं। अगले 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट्स 80 से 90% रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं और ये रिकवरी लोगों की उम्र और लोगों के मनोबल के आधार पे कई बार बदलती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में बुधवार को मनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर प्रातः 7:30 बजे महिला एवं बाल चिकित्सालय के पुराने भवन से, जहाँ की अब महात्मा गांधी की वाटिका बन चुकी है, वहां से दौड़ का आयोजन होगा एवं उसके पश्चात सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपिता की जयंती पर बुधवार को ड्राई डे भी रहेगा। यह बात अलग है कि इसकी खुले आम धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिलेगी एवं न केवल रात्रि के समय बल्कि दिन के समय भी शराब बेचने के लिए शराब विक्रेताओं ने एक दिन पहले ही यह व्यवस्था कर ली। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।